हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज ड्रामा जिसके स्टार्ट में हम एक लड़की दई को देखते हैं जो कि एक एयर होस्टेस थी। वो अपने कुछ एयर होस्टेस फ्रेंड के साथ एक क्लब में जाती है और तभी वहाँ पर हम उसके हस्बैंड लूजे को भी देखते हैं। और जैसे ही हम लूजे को देखते हैं तो हमें एक आवाज भी सुनाई देती है कि दई के लिए उसने अपने घर वालों को छोड़ दिया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा और दई को सारी फैसिलिटीज देने के लिए उसने क्लब में पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दी। अब हम फिर से दई को देखते हैं जहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसे तंग कर रही थी और कहती हैं कि तुम्हारा हस्बैंड तो लू ग्रुप का प्रेसिडेंट है, तुम तो बहुत ही ज्यादा लकी हो और बहुत ही ज्यादा रिच भी हो, हमें अपने हस्बैंड से मिलवाओ। तभी दई कहती है कि शायद वो इस वक्त मीटिंग में होगा, मैं अभी जाकर उसको कॉल करती हूँ। दई कॉल करने के लिए बाहर जाती है लेकिन जैसे ही वो नंबर डायल करती है तो वो नंबर बिजी था। तभी लूजे उसके पास से गुजरता है और उसे कॉल आई थी कुछ बिल पेमेंट के लिए। लूजे की आवाज सुनते हुए दई हैरान होते हुए पीछे मुड़ती है और लूजे को देखते हुए कहती है क्या ये लूजे था, और अपनी इसी शक को कंफर्म करने के लिए वो उसके पीछे ही जाने लगती है जहाँ पर वो एक रूम में लूजे को देखती है जो कि कुछ अमीर बाप के बिगड़े हुए नवाबजादों को ड्रिंक सर्व कर रहा था। वो सब लड़के लूजे को वो ड्रिंक पीने के लिए कहते हैं और लूजे जल्दी से उसको पीने लगता है लेकिन तभी वो कहते हैं कि ऐसे मजा नहीं आ रहा है और फिर लूजे को चेयर पर बिठाते हुए उसे वो ड्रिंक जबरदस्ती पिलाने लगते हैं और उसे बुली करने लगते हैं। और दई जो कि दरवाजे पर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी, जैसे ही लूजे का फेस देखती है तो वो तो शॉक ही रह गई थी और वो रोते हुए बोलती है कि ये तो सच में वही है। दई को एक गहरा सदमा लगा था लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाती वो बेहोश हो जाती है और तभी उसकी फ्रेंड नुआन उसको देखते हुए भागते हुए वहां पर आती है और फिर एम्बुलेंस बुलवा कर उसको हॉस्पिटल ले जाती है। कुछ दिनों के बाद दई किसी और लड़के के साथ उसे क्लब में जाती है जहाँ पर लूजे उसकी पिक्चर्स को ही देख रहा था क्योंकि उस टाइम पर वो फ्री था। जैसे ही वो अपने सामने दई को देखता है तो कहता है दई ये क्या हो रहा है, तुम्हें आज काम पर नहीं जाना था, तुम्हारी तो आज अब्रॉड की फ्लाइट थी ना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लेकिन दई उसको इग्नोर करके जाकर सामने काउच पर बैठ जाती है और जैसे ही लूजे उसकी तरफ जाने ही वाला था कि वो लड़का सॉन्ग उसको रोकते हुए कहता है तुम क्यों जा रहे हो वहाँ पर, और फिर दई की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर ये कौन है, जिस पर दई कहती है कि ये मेरा पुअर हस्बैंड है जो बहुत ही जल्द एक्स हस्बैंड बनने वाला है। सॉन्ग भी हंसते हुए जाकर वहाँ पर बैठ जाता है और वो दोनों उस वक्त लूजे को ही देख रहे थे जब लूजे कहता है कि मुझे बताओ दई तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जो भी रीजन है तुम मुझे बता सकती हो, तुम्हें किसी ने मजबूर किया है ऐसा करने के लिए। और इसी पर दई कहती है कि इसमें बड़ी बात क्या है, मैंने एक रिच मैन को चूज कर लिया है क्योंकि तुम एक वेटर हो, तुम्हारी इस हालत पर तो अब मुझे देखकर भी तरस आने लगा है। इतने में सॉन्ग बोलता है कि मेरा कुछ इंटरेस्टिंग देखने का दिल कर रहा है, जिस पर दई बोलती है कि तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, लूजे को ड्रिंक से एलर्जी है तो क्यों ना इसको ड्रिंक पिलवाई जाए। और लूजे कहता है कि इस ड्रिंक की वजह से मैं मर भी सकता हूं, तो क्या तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं मर जाऊं। और दई कहती है कि हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चुपचाप इस ड्रिंक को पी लो। ये सुनकर लूजे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और एक ही बार में वो सारी ड्रिंक को खत्म कर देता है। लेकिन वो ड्रिंक पीने से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए वो वॉशरूम में जाकर वॉमिट करने लगता है और तभी वहाँ पर दई आती है। लूजे उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो, लेकिन मुझे बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तभी दई वहाँ पर डाइवोर्स पेपर रखते हुए कहती है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, ये डाइवोर्स पेपर जल्दी से जल्दी साइन कर दो। तभी लूजे उसे बताने लगता है कि यहाँ पर मैं पार्ट टाइम वर्क करने के लिए आता हूँ ताकि तुम्हें अच्छी लाइफ दे सकूं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। लेकिन हम दई को देखते हैं जो कि गुस्से में आकर उसको थप्पड़ मार देती है। लूजे भी गुस्से में आकर डाइवोर्स पेपर्स को फाड़ देता है और इतने में सॉन्ग भी वहाँ पर आ चुका था जो कि किक मारते हुए लूजे को नीचे जमीन पर फेंक देता है। वो दोनों मिलकर ही लूजे को बहुत ज्यादा बुली करते हैं जिसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। बाहर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही थी और लूजे उसी बारिश में भीग रहा था, लेकिन फिर भी उसे इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी। और फिर हम गाड़ी में बैठी हुई दई को देखते हैं जिसे सॉन्ग बोलता है कि तुम दोनों एक दूसरे से लव करते हो, फिर एक दूसरे को टॉर्चर क्यों कर रहे हो। इस बात पर दई कहती है कि इस बात से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है कि मैं ये क्यों कर रही हूँ और क्यों नहीं, तुम्हें तुम्हारे काम के पैसे मिल जाएंगे तो तुम्हें अपने पैसों से मतलब होना चाहिए, बस तुम चुपचाप ड्राइविंग स्टार्ट करो। और सॉन्ग जैसे ही ड्राइविंग स्टार्ट करता है तो लूजे भी गाड़ी के पीछे भागता है, लेकिन अचानक से पांव स्लिप होने की वजह से वो गिर जाता है। उसे गिरते देखकर दई जल्दी से गाड़ी रुकवाती है और उसके करीब जाती है। जब वो खड़े होते हुए कहता था मुझे पता है तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती,
अब बता दो कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हम मिलकर फेस कर लेंगे। लेकिन दई कहती है कि मुझे मस्के लगाने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। सुबह डाइवोर्स लेने के लिए सिविल ब्यूरो में आ जाना। और तभी वो कहता है कि बेबी का क्या होगा, जिस पर दई उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हें कैसे पता है कि ये बेबी तुम्हारा है। और गाड़ी में जाने के बाद दई बहुत ज्यादा रोती है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि उसके हाथ में डाइवोर्स सर्टिफिकेट था। वो रोते हुए एक फ्लैशबैक को याद करती है जब बेहोश होने के बाद वो हॉस्पिटल गई थी और डॉक्टर ने उसके टेस्ट करने के बाद उसको ये बताया था कि उसे कैंसर डायग्नोज हुआ है। जिस पर दई ने पूछा था कि मेरे पास कितना वक्त है और डॉक्टर ने बताया था कि 1 महीना। ये सब जानने के बाद दई मिस लूजे को मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि मुझे बताएं कि लूजे की हालत कैसी है। तभी लूजे की मदर बताती है कि हमने तुम्हें कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया और इसीलिए लूजे हमारे घर को छोड़कर चला गया। वो तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा सफर कर रहा है और तुम क्या चाहती हो कि वो पूरी जिंदगी ऐसे ही सफर करता रहे। अगर तुम लूजे से जरा भी प्यार करती हो तो उसको छोड़कर चली जाओ। और तभी दई कहती है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, कुछ ही देर में मैं उसको छोड़कर चली जाऊंगी और फिर वो हमेशा के लिए आपके पास वापस आ जाएगा। और फिर दई सोचने लगती है कि अब वक्त आ गया है सब कुछ यहीं पर खत्म करने का। कुछ सालों बाद हम दई को ही देखते हैं जो कि अपनी बेटी को लेकर युआन के पास आते हुए कहती है कि मेरी आज फ्लाइट है, तो क्या मेरी बेटी का ख्याल रख सकते हो। लेकिन युआन शियाओ को धक्का देते हुए बोलता है कि मेरे पास इतना फ्री टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारी बेटी का ख्याल रखता फिरूं। और यही देखकर शियाओ कहती है कि क्या बाबा मुझे लाइक नहीं करते हैं। तो ये बात सुनकर दई कहती है कि नहीं, आप बहुत अच्छी हो, आपको सब लाइक करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम युआन को ही देखते हैं जो कि जिया के साथ उसी फ्लाइट में था जहाँ पर दई ड्यूटी दे रही थी और उसी फ्लाइट में लूजे भी था। और ये बताया जाता है कि लूजे ने अपने बिजनेस को दोबारा से ऑक्युपाई कर लिया था और इन कुछ सालों में उसने बहुत ही ज्यादा सक्सेस हासिल किया है। तभी युआन जिया के साथ वॉशरूम जाता है और जाकर वो दरवाजे को लॉक कर लेता है और हम एक और लड़की को देखते हैं जो कि दरवाजे को नॉक करती है और फिर दई के पास आकर शिकायत करते हुए कहती है कि कितनी देर और लगेगी। दई जाकर दरवाजे को नॉक करके उस दरवाजे को खोलने के लिए बोलती है, लेकिन जैसा ही वहाँ पर युआन को देखती है तो वो शॉक रह गई थी। तभी दई युआन को गुस्से से देखते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और तुम मुझे चीट कैसे कर सकते हो। जिस पर युआन कहता है कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है, तो इसमें क्या बड़ी बात है अगर मैंने कहीं और अफेयर चला लिया तो। लेकिन दई को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि पिछले इतने सालों से मैं तुम्हें इतना सारा पैसा दे रही हूँ सिर्फ इसलिए कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रख सको, ना कि इसलिए कि तुम मेरे पीठ पीछे मुझे चीट करते फिरो। लेकिन युआन और जिया को तो इस बात का कोई भी असर नहीं होता है, बल्कि वो दई को ही बुली करने लगते हैं और जिया दई को एक थप्पड़ मारती है और साथ ही धक्का भी देती है, जिसकी वजह से वो लूजे के चेयर के पास आकर गिरती है। लूजे तो दई को वहीं पर देखकर हैरान ही रह गया था। जिसके बाद वो कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो युआन बोलता है कि ये मेरा और मेरी वाइफ का पर्सनल मैटर है, तुम बीच में मत आओ। लूजे उसकी तरफ हैरान होकर देखता है, फिर दई की तरफ देखते हुए कहता है कि बेशक ये तुम्हारी वाइफ है, लेकिन तुम इसको ऐसे ह्यूमिलेट नहीं कर सकते हो। और ये बात सुनते हुए युआन बोलता है कि तुम्हें तो मैं घर पर देख लूंगा, चलो जिया यहाँ से चलते हैं। उनके जाते ही दई भी वहाँ से जाने वाले थे जब लूजे उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि पिछले इतने सालों से तुम्हारे साथ यही सब कुछ हो रहा है क्या। लेकिन दई बोलती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, आपको इसमें पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये कहकर दई तो अपने केबिन में चली जाती है, लेकिन लूजे भी उसके पीछे ही चला गया था और उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मुझे सच बताओ। और दई के हाथ से उसकी मेडिसिन गिर जाती है। लूजे उस मेडिसिन को उठाने ही वाला था कि दई जल्दी से उसको खींचते हुए कहती है कि ये मेरी मेडिसिन है, आपको इसे हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, चुपचाप आप वापस चले जाएं। लूजे उसे बोलता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं अपनी फैमिली में वापस चला गया और अपनी बिजनेस को संभालने लगा और अब तो मैं फिर से रिच हो चुका हूँ, तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो। लेकिन दई फिर से इस फ्लैशबैक को याद करती है जब डॉक्टर ने उसे कहा था कि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, उसके बचने के चांसेस नहीं थे, लेकिन उसने अपनी जिंदगी के लिए अपनी मौत से फाइट की थी। लेकिन उसकी जिंदगी पर अभी भी रिस्क था, उसको कभी भी ये प्रॉब्लम दोबारा से हो सकती थी और कभी भी कैंसर दोबारा से स्टार्ट हो सकता था। इसलिए वो लूजे के साथ जाने से मना कर देती है और लूजे जैसे ही वजह पूछता है तो वो कहती है क्योंकि मैं तुमसे लव नहीं करती। कुछ टाइम के बाद वो सबके लिए खाना लेकर जाती है क्योंकि ये उसकी ड्यूटी थी कि इतने में प्लेन में कोई खराबी आ जाती है। दई सबको रिलैक्स रहने के लिए कहती है और सबको ऑक्सीजन मास्क पहनने के लिए कहती है, लेकिन कुछ लोग उस पर गुस्सा करते हुए उसे बोलने लगते हैं कि ये तुम्हारी और तुम्हारे मेंबर्स की गलती है।
वो सब बहुत ही ज्यादा पैनिक हो चुके थे, लेकिन उस टाइम पर लूजे उन सबको बैठने के लिए बोलता है और दई को बचाता है। और युआन अपना मास्क नहीं पहनता है और वो बहुत ज्यादा पैनिक हो चुका था जब दई जाकर उसकी भी हेल्प करती है, लेकिन खुद वो एक झटका लगने की वजह से नीचे जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी लूजे उसे उठाता है और उसको भी मास्क पहनाता है और कुछ ही देर में वो प्लेन ठीक हो चुका था और दई को भी होश आ गया था। दई वहाँ से उठकर जाने ही वाली थी जब युआन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि ये इसके साथ कितनी कंफर्टेबल है, जबकि ये मेरे पास जब आई थी तब ये मरने वाली थी और इसने कहा था कि इसे कोई इलनेस है। ये बात सुनते हुए तो लूजे हैरान होते हुए कहता है, दई कौन सी डिजीज थी तुम्हें? और दई कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस सहमी बातें ही बना रहा है। जिसके बाद युआन कहता है कि हाँ, इसके बेबी के बारे में मैं बातें ही बना रहा हूँ। लूजे जब बेबी की बात करता है तब भी दई को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो उसको क्या बोले। और फिर वो लूजे से कहती है कि वो सिर्फ मेरा बेबी है, उससे किसी का कोई लेना देना नहीं है और तुम होते कौन हो मेरे पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर करने वाले। लूजे के बहुत ज्यादा पूछने पर दई उसको सब कुछ बताने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही दई की नजर उसके हाथ पर पड़ती है तो वो हैरान होकर लूजे की तरफ देखते हुए कहती है, तुम मैरिड हो? लेकिन लूजे कहता है इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तुम मुझे सच बताओ। और दई बोलती है कि जब तुम्हारी वाइफ है तो तुम यहाँ पर आकर मेस क्रिएट क्यों कर रहे हो मेरी लाइफ में, चले जाओ यहाँ से। नेक्स्ट सीन में हम दई को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल बेड पर थी और उसके पेरेंट्स उसके पास बैठे हुए थे जब वो अपने पेरेंट्स से कहती है कि मुझे युआन से डाइवोर्स लेनी है। वो अपने पेरेंट्स से बात कर ही रही थी कि दूसरी तरफ हम लूजे को देखते हैं जो कि रूम के बाहर आता है और रूम के बाहर ही उसकी बेटी भी बैठी हुई थी। वो लूजे की तरफ देखते हुए कहती है, बाबा। और दई की मदर जैसे ही उसकी आवाज सुनती है तो भागते हुए बाहर आती है और कहती है, शाओ बेटा तुम ये क्या कर रही हो, अंदर आओ। ऐसे किसी से भी बात नहीं करते हैं और जल्दी से वो शाओ को अंदर ले आती हैं। अब दई अपनी बात को फिर से कंटिन्यू करते हुए कहती है कि मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जिस पर उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि तुमने लूजे को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन तुम्हें युआन को छोड़ देना चाहिए। साथ ही दई के फादर ये भी बोलते हैं कि हम तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। और ये बात सुनते हुए दई स्माइल करती है। इतने में शाओ बोलती है कि मम्मा क्या सच में वो मेरे फादर थे, मैंने उनकी पिक्चर आपके बैग में देखी थी। दई स्माइल करती है और फिर वो शाओ से कहती है कि नहीं, वो आपके फादर नहीं है। दूसरी तरफ हम लूजे को देखते हैं जिसके पास बई भागती हुई आती है और कहती है, मुझे पता चला कि फ्लाइट में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, क्या तुम ठीक हो? लेकिन लूजे उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? ये बात सुनते ही बई का चेहरा उतर जाता है और वो कहती है, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, तुम्हारी केयर तो कर ही सकती हूँ। और तभी लूजे कहता है कि अगर मेरी मदर ने मुझे थ्रेटन ना किया होता तो कभी भी तुमसे एंगेजमेंट ना करता। लेकिन बई भी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी मदर की हालत तो अभी भी बहुत खराब है। तभी लूजे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैंने शादी से मना नहीं किया, वेडिंग डेट फिक्स कर लो तो मैं शादी कर लूंगा। और ये बात सुनते हुए बई बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम दई के पेरेंट्स को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल के उस रूम से निकलते हुए आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। और दई के फादर कहते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि आखिर उसने लूजे से डाइवोर्स क्यों ली, जबकि उसके पास तो लूजे की बेटी भी है। और ये बात सुनते हुए दई की मदर कहती हैं कि आहिस्ता बोलें, लूजे के पास अब बहुत ज्यादा पैसा है और अगर उसको ये पता चल गया कि शाओ उसकी बेटी है तो वो उस बेटी को छीन लेगा। और वो फौरन उठते हुए दई के रूम की तरफ जाने के लिए निकलता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके रूम में जाने से पहले ही वहाँ पर युआन और जिया आ चुके थे। युआन सबसे पहले दई को बुली करता है, लेकिन जब दई उसकी बातों में नहीं आती है तो उसको डराने के लिए वो शाओ की तरफ जाता है और शाओ का गला दबाने लगता है। शाओ बहुत बुरी तरह रो रही थी और दूसरी तरफ हम लूजे को भी देखते हैं जो कि पागलों की तरह उन्हें ढूंढ रहा था। और दई चीखते हुए कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, तुम चाहते हो तो मैं भीख मांगती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। इतने में वहाँ पर लूजे पहुँच जाता है जो जैसे ही उन दोनों को बुले होते हुए देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और जाकर वो युआन को पीटने लगता है। दई तो जल्दी से शाओ को हक कर लेती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। लेकिन युआन को जब इस बात का एहसास होता है कि वो लूजे से मुकाबला नहीं कर सकता तो वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और उसके पीछे ही जिया भी। तभी शाओ कहती है कि मम्मा आप रो क्यों रही हैं? बुरे लोगों को पापा ने मारकर भगा दिया है। तभी लूजे भी उसके सामने बैठते हुए कहता है कि आप तो बहुत ही ज्यादा ब्रेव हो। और ये बात सुनते हुए शाओ कहती है, मम्मा बोलती हैं कि हम ब्रेव हैं तभी तो हम हर चीज का मुकाबला कर लेते हैं। तभी लूजे उसे अपने पास बुलाता है तो शाओ जल्दी से उसके पास जाकर उसको हक कर लेती है। और ये देखते हुए दई कहती है कि तुम मेरी बेटी को कैसे ले जा सकते हो? और लूजे कहता है कि कहीं लेकर तो नहीं गया, बस अपनी बेटी को हक किया है। क्या मैं अपनी बेटी को हक भी नहीं कर सकता? तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली?
तभी शाओ बोलती है कि मम्मा क्या ये फादर है? आपने कहा था कि फादर वर्ल्ड के बेस्ट फादर है। तभी दई खड़े होते हुए कहती है कि यहाँ मेरे पास आओ, और उसके बाद वो लूजे की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम इसे अंकल लू बोल सकती हो। तभी लूजे उसके करीब जाते हुए कहता है कि कितनी बार तुम मुझसे झूठ बोलोगी, आखिर तुम चाहती क्या हो? और हम शाओ को देखते हैं जो कि जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। जब दई कहती है कि मैंने तुमसे कोई भी झूठ नहीं बोला, लेकिन लूजे बोलता है कि तुम जब भी झूठ बोलती हो तुम मेरी आंखों में नहीं देखती हो, मेरी आंखों में देखकर बात करो। अब दई कुछ बोल नहीं वाली थी कि हम शाओ को देखते हैं जो जाकर दरवाजे को लॉक करते हुए कहती है कि मम्मा और बाबा आप दोनों तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक आप दोस्ती नहीं कर लेते। दई भागती हुई जाती है और बोलती है कि शाओ बेटा दरवाजा खोलो, ऐसे नहीं करते। लेकिन शाओ तो कब की वहाँ से जा चुकी थी। और दई जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो लूजे के हाथ पर लगी चोट को देखती है और उसके पास आते हुए हाथ पकड़ते हुए कहती है कि ये चोट भी लग गई। तभी लूजे कहता है कि मेरी तो पूरी बॉडी ही हर्ट कर रही है। और ये बात सुनकर तो दई और ज्यादा परेशान हो गई थी और कहती है कि कहाँ चोट लगी है, मुझे बताओ। तभी लूजे उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि अगर तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है तो फिर तुम इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? सब कुछ सच सच बता दो। लेकिन दई कहती है कि मैं कोई भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। वो बच्ची तुम्हारी नहीं है। मैंने खुद को बचाने के लिए अपने पेरेंट्स के सामने झूठ बोला था ताकि वो मुझे एक्सेप्ट कर लें। और लूजे बोलता है कि तुमने खुद को बचाने के लिए तो झूठ बोल दिया, और मेरा क्या? लेकिन दई उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और लूजे को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। नेक्स्ट सीन में हम लूजे को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठा कुछ सोच रहा था। तभी उसके पास असिस्टेंट आते हुए कहता है कि आपको एक मीटिंग में पार्टिसिपेट करना है, आप मुझे बताएं कि आप जाना चाहते हैं या नहीं। इस पर लूजे कहता है कि हाँ मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक काम करो, पता लगाओ कि ये युआन के साथ 5 साल पहले क्या क्या हुआ था। मुझे इसकी सारी इन्वेस्टिगेशन करवानी है। दूसरी तरफ हम युआन को देखते हैं जो कि जिया के साथ था और तभी उसको एक मैसेज रिसीव होता है जिसको देखते ही वो कहता है कि रिवेंज का मौका हमेशा मेरे पास रहता है। मैं मीटिंग में जाऊंगा और जाकर दई को सबकी नजरों में गिरा दूंगा। दूसरी तरफ हम दई को भी देखते हैं जो कि नुआन से मिलने के लिए जाती है और नुआन जैसे ही उसको देखती है तो बहुत ही खुश हो गई थी। और फिर वो कहती है कि दई तुम इतने सालों बाद वापस आई हो, मुझे बताओ कि तुम कैसी हो और तुम्हारी वो डिजीज। जिस पर दई बताती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। और नुआन बोलती है कि अपने एक्स हस्बैंड को तुमने क्या बताया है? और दई बताती है कि मैं उससे डाइवोर्स ले चुकी हूँ और अब वापसी का कोई भी रास्ता नहीं है। तभी नुआन कहती है कि कुछ साल पहले तो तुमने उसे इसीलिए छोड़ा था ताकि तुम उस पर बोझ न बनो, लेकिन अब क्या प्रॉब्लम है, तुम उसको सब कुछ एक्सप्लेन तो कर सकती हो। लेकिन दई बताती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो इस वक्त एक प्रेसिडेंट है और मुझे उसका पैसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर मैं उसके पास वापस गई तो उसको ऐसा ही लगेगा कि शायद मैं पैसे के लिए वापस आई हूँ। और ये कहकर दई वॉशरूम में जाती है और वहाँ पर बहुत ज्यादा रोती है। और जैसे ही बाहर निकलती है तो अपने सामने वो लूजे को देखती है, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए वो मीटिंग रूम में वापस चली गई थी। और वहाँ पर जाते हुए वो डायरेक्टर ली को देखती है जो कि बहुत ही बदतमीज था। वो सबके साथ ही बदतमीजी कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो दई के करीब आता है तो इतने में वहाँ पर लूजे और बई भी पहुँच गए थे। लूजे को देखते ही डायरेक्टर ली रुक जाता है और तभी लूजे को बैठने के लिए बोलता है और उसके बाद वो बई के लिए चेयर सेट करता है। मीटिंग स्टार्ट होने ही वाली थी जब बई को एक खुराफात सोचती है और वो दई की तरफ देखते हुए बोलती है कि यहाँ पर मुझे डमी नहीं बल्कि रियल पर्सन चाहिए। दई उसकी बात सुनते हुए जाकर डमी को हटाकर खुद उस जगह पर लेट जाती है। लेकिन तभी ली और बई उसके करीब आते हैं और उसको ड्रेस रिमूव करने के लिए कहते हैं। और ये बात सुनते हुए तो दई के होश ही उड़ गए थे। तभी वो उठते हुए कहती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, बट बई उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है और उसको बहुत ज्यादा बुली करने लगती है, जिस पर दई रोने लगती है। अब दई बई को धक्का देते हुए कहती है कि मुझे रिजाइन करना है, मुझे यहाँ पर काम नहीं करना। लेकिन हम बई को देखते हैं जिसे अभी भी सुकून नहीं मिला था और वो दई को बुली करने के चक्रों में थी। लेकिन तभी ये देखते हुए लूजर चीखते हुए कहता है कि बस करो। वो खड़े खड़े ही डायरेक्टर ली को फायर कर देता है और इसके साथ ही बई मूवेन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम अब उस पोजीशन पर काम नहीं करोगी जिस पर पहले करती थी। तुम एक लड़की होकर किसी के साथ भी ऐसा कैसे कर सकती हो? जिसके बाद वो दई को गोद में उठाकर चेयर पर बिठाता है और फिर बोलता है कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हमारा सीन चेंज होता है और नेक्स्ट सीन में हम सेरेमनी का सीन देखते हैं जहाँ पर नुआन और दई तो पहले से ही मौजूद थे। युआन और जिया भी वहाँ पर आ जाते हैं और युआन दई को देखते हुए बोलता है कि तुम्हें तो आज मैं बर्बाद कर दूंगा, तुम किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं बचोगी। और कुछ ही देर में वहाँ पर लूजे और बई मूवेन भी आ जाते हैं और मूवेन को पता नहीं ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि आते ही वो दई को बुली करने लगती है।
लेकिन दई भी उसकी बातों का असर लिए बिना उससे बोलती है कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरी एक बेटी भी है, मुझे क्या जरूरत है किसी पर दौरे डालने की। तभी लूजे बई मूवेन को कहता है कि बस करो और चुपचाप मेरे साथ चलो वरना अच्छा नहीं होगा। तो बई मूवेन को मजबूरन उसके साथ जाकर बैठना पड़ता है। कुछ ही देर में अनाउंसमेंट की जाती है और उसमें अनाउंस होता है कि दई को अवार्ड दिया जाएगा। लूजे ही दई को अवार्ड देता है, लेकिन तभी हम युआन की आवाज सुनते हैं जो कि दई के बारे में बहुत ही बुरी बातें बोल रहा था और वो स्टेज पर आते हुए कहता है कि इसका कैरेक्टर खराब है, ये अच्छी लड़की नहीं है। और साथ में वो ये भी बोलता है कि मेरे पास एविडेंस है और कुछ पिक्चर्स जो कि हॉस्पिटल की थी वो दिखाने लगता है। सभी लोग दई के बारे में बातें करने लगे थे और तभी उनकी बातें सुनते हुए लूजे बोलता है कि इस सब से आपका कोई भी लेना देना नहीं है, ये इसके पर्सनल मैटर्स हैं। इसको यहाँ पर अवार्ड देने के लिए बुलाया गया है, ना कि इसके पर्सनल मैटर्स डिस्कस करने के लिए। जिसके बाद लूजे अपने असिस्टेंट को बुलवाता है और फिर वो युआन के खिलाफ सारे एविडेंस सबको दिखाते हुए बोलता है कि युआन ही इसको चीट कर रहा था और अब सबके सामने वो दई को बर्बाद करना चाहता है। लेकिन युआन फिर से दई के पास आते हुए बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी सही सलामत चाहिए तो अपना घर मेरे नाम कर दो। ये बात सुनते हुए तो दई बहुत ही ज्यादा डर गई थी और वो बोलती है कि ठीक है मैं ऐसा ही कर दूंगी, लेकिन मेरी बेटी को हर्ट मत करना। शाओ युआन के कब्जे में थी और ये बात दई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। लेकिन तभी हम फिर से लूजे को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट से कहते हुए शाओ को बचा लेता है। अब नुआन जैसे ही शाओ से मिलती है तो उसे बोलती है कि मुझे सिस्टर बोलना, आंट बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें शक्ल से आंट लगती हूँ। इतने में लूजे भी वहाँ पर आ गया था और तभी नुआन बोलती है कि चलो शाओ मैं तुम्हें कुछ जूस पिला कर लाती हूँ। लेकिन ये बात सुनते हुए दई फौरन से कहती है कि नहीं, इसको अल्कोहल से एलर्जी है, इसको अल्कोहलिक जूस मत पिलाना। और लूजे जैसे ही ये बात सुनता है तो हैरान होते हुए कहता है इसको भी एलर्जी है, मुझे भी तो एलर्जी है, इसका मतलब है कि ये मेरी ही बेटी है और तुम झूठ बोल रही हो। तभी नुआन बोलती है कि शाओ चलो हम तो चलते हैं, ये दोनों बातें करते रहेंगे। और लूजे दई का हाथ पकड़ते हुए अपने साथ ले जाता है जब दई चिल्लाते हुए कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो लूजे। दई की आवाज़ें बई मूवेन भी सुन लेती है। तभी वो लूजे को आवाज देते हुए कहती है कि तुम इसको कहाँ पर लेकर जा रहे हो, तुम जानते हो ना कि हमें तुम्हारी मदर से मिलने के लिए जाना था। लेकिन लूजे बोलता है कि मेरे मैटर से तुम दूर रहो, जब तक मैं अपने पर्सनल मैटर्स को सेटल नहीं कर लेता तो मेरे बीच में आकर मत बोलना। और यही कहकर वो दई को अपने साथ लेकर चला जाता है, पर मूवेन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था। जिसके बाद लूजे दई के साथ नाइट स्पेंड करता है और नेक्स्ट मॉर्निंग हम दई को देखते हैं जो कि उठते हुए कहती है ये क्या हो गया, मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से निकलने ही वाली थी, लेकिन फिर लूजे को देखते हुए उसके करीब आकर बैठ जाती है। लूजे के फेस की तरफ देखते हुए वो बोलने लगती है कि तुम बहुत अच्छे हो और मैं जानती हूँ कि इन सालों में तुमने बहुत ज्यादा सफर भी किया है, लेकिन मेरा क्या सफर तो मैंने भी बहुत ज्यादा किया है, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकती हूँ, तुम मेरी मजबूरी को समझो। वो भी ये सारी बातें कर ही रही थी कि लूजे का मोबाइल बजने लगता है और बेल की रिंग सुनकर वो पैनिक होकर जल्दी से वो काटने ही वाली थी कि कॉल अटेंड हो जाती है, जिसमें बई मूवेन नॉन स्टॉप बोल रही थी कि लूजे तुम पूरी रात कहाँ पर थे, तुम्हें पता है मैं तुम्हारा वेट कर रही थी और अगर आंटी को पता चल गया कि तुम दोबारा से दई से मिले हो तो वो गुस्सा हो जाएंगी, दोबारा दई के करीब भी मत जाना। और ये सारी आवाजें सुनते हुए तो लूजे भी उठ चुका था और वो दई को देखता है जब दई कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसे कॉल अटेंड नहीं करनी चाहिए थी। और लूजे बोलता है कि तुम कुछ भी कर सकती हो, लेकिन दई उसके आंसर में कहती है कि नहीं मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें अपनी मदर की बात को सुनना चाहिए और मेरे बजाय तुम्हें बई मूवेन पर फोकस करना चाहिए। ये कहकर दई वहाँ से जाने ही वाली थी जब लूजे उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम बार बार झूठ क्यों बोलती हो। जिस पर दई कहती है कि कुछ भी नहीं है ऐसा जैसा तुम समझ रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि जो तुम्हें लगता है वो सब सही है। लूजे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था, लेकिन वो खुद को कंट्रोल करते हुए कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और जैसे ही वो दई के साथ जाकर गाड़ी में बैठता है और ड्राइविंग स्टार्ट करता है तो सोचने लगता है बहुत ही जल्द मैं सच्चाई का पता लगा लूंगा, आखिर दई ने ऐसा क्यों किया। इतने में हम दई को देखते हैं जिसे वॉमिट होने लगी थी। वो फ्लैशबैक्स को याद करती है जब केमोथेरेपी के टाइम पर उसे बहुत ज्यादा वॉमिट हो रही थी और तब डॉक्टर्स ने बताया था कि कुछ टाइम तक तुम्हारे साथ यही होगा, ये केमोथेरेपी के सारे साइड इफेक्ट्स हैं। और लूजे ये देखते हुए कहता है कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन दई जल्दी से घबराते हुए बोलती है नहीं हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि शायद फूड पॉइजनिंग हो गई होगी, मैं ठीक हूँ, मेरा ऑफिस आ चुका है, जल्दी से गाड़ी रोक दो। तो लूजे गाड़ी रोकता है और इससे पहले कि वो कोई बात कर पाता दई जल्दी से वहाँ से भाग जाती है ताकि लूजे उससे कुछ भी ना पूछ पाए। लेकिन उतरने से पहले वो लूजे को ये जरूर बोलती है कि बई मूवेन से तुम कांटेक्ट कर लेना। और दूसरी तरफ हम मूवेन को देखते हैं जो कि उन दोनों को साथ देख रही थी। अब बई मूवेन ने कॉल करते हुए बोल दी है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है।
नेक्स्ट सीन में हम दई और नुआन को देखते हैं जो कि साथ बैठकर लंच कर रही थी और नुआन बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि फाइनली तुम्हारी डाइवोर्स हो गई, खुशियां मनाओ। इतने में वहाँ पर ली आ जाता है जो कि उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है कि वहाँ पर लूजे पहुँच जाता है। लूजे ली को बहुत बुरी तरह पीटता है और फिर गार्ड से बोलता है कि इसको यहाँ से ले जाओ और फिर दई को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है, लेकिन उसके हाथ में मेडिसिन देखते हुए कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या है, क्या तुम बीमार हो? लेकिन दई कहती है नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ, ये विटामिन्स की मेडिसिन है। ये बात सुनते हुए लूजे बोलता है कि अगर ये विटामिन्स की मेडिसिन है तो मुझे दिखाओ। दई उसे दिखाती है तो वो सच में विटामिन्स की ही मेडिसिन थी। उस मेडिसिन को देखते हुए लूजे चुपचाप अपनी कंपनी में वापस चला जाता है और फिर हम सारे क्रू मेंबर्स को एक साथ खाना खाता हुआ देखते हैं जहाँ पर वह सब बहुत ही ज्यादा खुश थी और लू की तारीफें भी कर रही थी। और दई कहती है कि शुक्र है स्टीकर ने मुझे बचा लिया, वरना मैं तो पकड़ी जाती। और जाकर उस मेडिसिन की बोतल को वो डस्टबिन में फेंक देती है। रात के वक्त हम युआन को देखते हैं जो कि दई के घर पर मौजूद था और वो दई का ही इंतजार कर रहा था। और फिर वो एक फ्लैशबैक को याद करता है जब बई मूवेन ने उसको कॉल की थी और बई मूवेन कहती है कि मैं दई से बदला लेना चाहती हूँ और सबसे पहले तुम्हें उसके घर में घुसकर उसके खिलाफ कोई एविडेंस ढूंढना होगा। कुछ ही देर में जैसे ही वो दई के आने की आवाज सुनता है तो वो सोफे के पीछे छुप जाता है। मूवेन ने सबसे पहले यही पता लगाने के लिए बोला था कि शाओ लूजे की बेटी है या फिर नहीं। और युआन दई के घर से कुछ चीजें चुराने में कामयाब भी हो चुका था और वो चीजें लेकर फौरन से वहाँ से वो निकलता है ताकि पकड़ा ना जाए। और कुछ ही देर में उसे हम लेबोरेटरी में देखते हैं जहाँ पर वो बई मूवेन के साथ था और वो टेस्ट करवाता है। जैसे ही टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उन्हें ये बात तो कंफर्म हो ही चुकी थी कि शाओ लूजे की ही बेटी है। और ये बात सुनते हुए तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे और फिर प्लान बनाते हैं कि ये बात कभी भी लूजे को पता नहीं चलनी चाहिए। अब बई मूवेन युआन को पैसे देते हुए कहती है कि अगर तुम दई से मेरी जान छुड़वा दोगे तो तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम दई को देखते हैं जो कि एक रोड पर खड़ी हुई थी और तभी युआन वहाँ पर गाड़ी लेकर बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसका एक्सीडेंट करता वहाँ पर लूजे आकर दई को बचा लेता है। लेकिन दई को बचाने के चक्कर में वो खुद इंजर्ड हो चुका था और इसीलिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। अभी डॉक्टर बात कर ही रहा था कि उसे एक कॉल आती है तो वो कॉल सुनने के लिए बाहर चला जाता है। उसके जाते ही दई गुस्से से बोलती है कि तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी, पता है कितनी चोट लग गई। और ये बात सुनते हुए लूजे कहता है फिर क्या हुआ, अगर मैं बीच में नहीं आता तो वो तुम्हें हार्म कर देता। अब दई गुस्से से अपना हाथ छुड़वाती है लेकिन लूजे को हर्ट हो जाता है, जिस पर वो जैसे ही चीखता है तो दई परेशान हो गई थी और फिर वो कहती है आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं चला, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए ना। तभी लूजे उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मेरी इतनी सी तकलीफ पर तुम घबरा जाती हो और कहती हो कि तुम्हें मुझसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब लूजे खड़े होते हुए दई का हाथ पकड़ते हुए उसे काउच पर ले जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है तो चुपचाप बैठ जाओ। लेकिन दई का पैर मुड़ता है और उसके पाँव में मोच आ गई थी। ये देखकर लूजे परेशान होते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा फुल बॉडी चेकअप करवाना है, पर दई उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि मैं ठीक हूँ। और फिर सोचने लगती है कि अगर इसने मेरा फुल बॉडी चेकअप करवाया तो इसके सामने सच आ जाएगा कि मुझे कैंसर था। लेकिन लूजे को अभी भी शक हो चुका था और वो दई की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, फुल बॉडी चेकअप करवाने में क्या प्रॉब्लम है, तुम हर बार क्यों मना कर देती हो चेकअप करवाने से। और दई बोलती है कुछ भी तो नहीं है। और तभी लूजे कहता है कि अगर कुछ भी नहीं है तो तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया। तभी दई स्माइल करते हुए कहती है कि सच में मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, इवन कार ने तो मुझे टच भी नहीं किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और लूजे बोलता है कि क्या तुम सच बोल रही हो, और उस पर वो हाँ में सर हिलाते हुए कहती है कि बिल्कुल सच। तभी लूजे दई का हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि मैं हमेशा पास्ट के बारे में ही सोचता हूँ, मुझे बताओ कि क्या हम फिर से एक साथ रह सकते हैं। लेकिन दई जल्दी से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और ये कहकर वो वहाँ से जाने ही वाली थी जब लूजे उसे रोकते हुए कहता है कि ये सब कुछ मैंने अपनी मदर के कहने पर किया है, पर अगर तुम मुझे मिल गई तो सब कुछ छोड़ दूंगा। और उसकी बात सुनते हुए दई बोलती है कि नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे, बई मूवेन तुम्हारे लिए एक बेस्ट चॉइस है, तुम उसको नहीं छोड़ सकते। और ये कहकर वो डोर खोलकर बाहर चली गई थी और लूजे भी उसके पीछे ही चला गया था। जबकि दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में ही एक और लड़की को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड से बोलती है कि तुम मुझे खुशियाँ नहीं दे सकते तो तुम चले जाओ यहाँ से, वैसे भी मैं सॉन्ग से लव करती हूँ। उस लड़की का हस्बैंड गुस्से से बोलता है कि तुम इसके लिए रिग्रेट करोगी, और ये कहकर वो वहाँ से गुस्से से चला गया था। लेकिन वो लड़की वहीं पर बैठकर रोने लगती है और फिर अपने हस्बैंड के पीछे भागते हुए कहती है कि मुझसे गलती हो गई। और सॉन्ग बड़े ही मजे से सोफे पर बैठते हुए कहता है कि बाद में ख्याल आ गया। जिसके बाद वहीं पर बैठे बैठे ही सॉन्ग एक फोन कॉल पर बात करने लगा था। इतने में वहाँ पर दई और लूजे भी पहुँच गए थे।
और लूजर जैसे ही सॉन्ग की तरफ देखता है तो एक ही लम्हे में वो उसको पहचान गया था। और तभी दई उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि तुम बार बार उस आदमी को क्यों देख रहे हो, तुम उसको जानते हो क्या? तभी लूजर हैरान होते हुए दई की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो जैसे कि तुम इसे नहीं जानती। क्या तुम्हें इस बात का डर है कि अगर तुम उसको पहचानने की बात कर दोगी तो मैं इससे जाकर फाइट करने लगूंगा? लेकिन दई तो बहुत ही ज्यादा हैरान थी क्योंकि उसको बिल्कुल भी याद नहीं था कि आखिर वो पर्सन कौन है। तभी लूजर बोलता है कि ये श्याओ का फादर है, तुम इसको कैसे भूल गई हो? और ये बात सुनते ही दई को याद आ गया था और वो सोचती है, ओह ये तो वही पर्सन है जिसको मैंने हायर किया था। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? अगर लूजर ने इससे बात कर ली तो लूजर को सब कुछ पता चल जाएगा। अब लूजर दई का हाथ पकड़ते हुए सॉन्ग के करीब जाते हुए कहता है कि किस तरह के इंसान हो तुम, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बेटी किस हालत में है? तभी सॉन्ग भी हैरान होते हुए खड़ा होते हुए पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, कौन सी वाइफ कौन सी बेटी? लेकिन दई बार बार सॉन्ग को इशारा कर रही थी, जिसको समझते हुए सॉन्ग कहता है, ओ तो ये मेरी कोई पुरानी क्लाइंट है। और तभी वो भी एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है और खड़े होते हुए कहता है कि मैं इससे अब लव नहीं करता हूँ, बस अब लव खत्म हो गया तो मैं इसके साथ कैसे रह सकता हूँ? हम तो बहुत टाइम पहले ही सेपरेट हो गए थे, लेकिन तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ अगर तुम दोनों साथ रहना चाहते हो तो मुझे इस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम दोनों रह सकते हो, मैं चलता हूँ। ये कहकर सॉन्ग तो फौरन से वहाँ से भाग गया था। जब लूजर हैरान होते हुए दई की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम उससे नफरत नहीं करती हो? दई ना में सही हिलाती है और इस पर वो और भी ज्यादा हैरान हो गया था और फिर सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई भी पर्सन किसी से लव करता है तो इतनी जल्दी उसे गिव अप कैसे कर सकता है? ये पर्सन कितनी आसानी से बोल गया कि अगर मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ तो रह सकता हूँ। कुछ तो है जो कि दई छुपा रही है, लेकिन आखिर क्या? मुझे पता लगाना होगा। क्या मेरा शक सही है और ये दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं? तभी लूजर दई की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम दोनों ऐसे बिहेव क्यों कर रहे थे जैसे कि स्ट्रेंजर्स हो? और ये बात सुनते हुए दई को जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो कहती है, तुम आखिर इतने सवाल क्यों कर रहे हो? होते कौन हो तुम? और ये बात सुनते हुए लूजर कहता है कि 3 साल में तुम्हारे साथ रहा हूँ और बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम ये झूठ बोलकर मुझे पागल नहीं बना सकती। वो दोनों भी बात कर ही रहे थे कि हम देखते हैं दई को तभी कॉल आती है और श्याओ की टीचर बताती हैं कि श्याओ को किंडरगार्टन में चोट लग गई है और वो इंजर्ड हो चुकी है। और वो दई को फौरन से वहाँ पर जाने के लिए बोलती हैं और दई वहाँ पर जाने के लिए निकलने ही वाली थी जब लूजर उसे रोकते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन इतने में लूजर को उसकी मदर की कॉल आती है जब मिस लू कहती है कि जल्दी से घर पर आओ, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। और ये बात सुनते हुए उसे दई कहती है कि तुम्हें मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने घर जाओ और अपनी मदर का ख्याल रखो। तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो अपनी मदर को हर्ट करोगे, इसीलिए प्लीज ऐसा मत करो। ये कहकर दई तो वहाँ से चली गई थी, जबकि दूसरी तरफ हम बई मूवन को देखते हैं जो कि मिस लू से रोते हुए कहती है कि वो मुझे छोड़ना चाहता है। दई के वापस आने के बाद लूजर ने कहा है कि वो मुझे छोड़ देगा, वो इस एंगेजमेंट को भी खत्म कर देगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। और तभी मिसेस लू उसकी बातों में आते हुए कहती हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, लूजर सिर्फ तुमसे ही शादी करेगा और तुम ही मेरी बहू बनोगी। ये बात सुनते हुए बई मूवन एक इवल स्माइल देती है क्योंकि वो तो चाहती ही यही थी और ये सारा ड्रामा भी तो वो इसीलिए ही कर रही थी। इतने में हम लूजर को देखते हैं जो कि वहाँ पर आ गया था और लूजर के आते ही बई मूवन अपना ड्रामा फिर से स्टार्ट कर देती है। और बई मूवन को रोते देखकर तो मिस लू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती और लूजर पर गुस्सा करते हुए कहती है कि ये तुम क्या करते फिर रहे हो? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो कि तुम्हारी शादी तो बई मूवन से ही होगी। और फिर बई मूवन के पास बैठते हुए कहती हैं कि फिक्र मत करो, जैसा तुम चाहती हो बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन लूजर गुस्से से वहाँ से अपने रूम में चला गया था। दूसरी तरफ हम दई को देखते हैं जो कि श्याओ के पास थी, उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसकी पट्टी भी करवाती है, लेकिन वो परेशान बहुत ही ज्यादा थी। तभी श्याओ की टीचर बोलती है कि अब ये ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मिलने के लिए आ सकती हैं, मैं अब चलती हूँ। ये कहकर टीचर वहाँ से चली गई थी। जब दई कहती है कि बेटा आपको ये चोट कैसे लगी? श्याओ बताने लगती है कि मेरे क्लासमेट ने मुझे ये बोला था कि मेरे फादर नहीं है। इस पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया तो मैं भागने लगी। दई ये सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी, जिसके बाद वो श्याओ की तरफ देखते हुए कहती है कि मम्मा तो आपके पास हैं, क्या मम्मा आपके लिए काफी नहीं है? क्या आपको फिर भी पापा चाहिए? लेकिन श्याओ कहती है कि मम्मा मेरे लिए काफी हैं। ये बात सुनते हुए दई स्माइल करती है और फिर वो श्याओ को हग कर लेती है। रात में हम लूजर को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट को कॉल करते हुए कहता है कि जल्दी से पता लगाओ कि आखिर ये सॉन्ग है कौन। कुछ ही देर में असिस्टेंट उसे सारी इन्फॉर्मेशन भेज देता है, लेकिन लूजर तो वो पढ़कर शॉक ही हो गया था और हैरान होते हुए बोलता है, ब्रेकअप मास्टर? इसका मतलब है कि दई ने इसको हायर किया था ताकि 5 साल पहले वो मुझे बेवकूफ बना सके और मैं इतना बड़ा बेवकूफ था जो उसकी बातों में भी आ गया।
तभी लूजर जल्दी से फोन उठाते हुए असिस्टेंट को कॉल करते हुए बोलता है कि पता लगाओ कि दई की नेक्स्ट फ्लाइट कब है और किस टाइम। मुझे जल्दी से जल्दी इस बात को जानना है। और लूजर एक प्लान बनाता है और नेक्स्ट मॉर्निंग हम उसे देखते हैं जब वो एक फ्लाइट बुक करवाता है और बुके लेकर उस फ्लाइट में जाता है। वो लूजर की प्राइवेट फ्लाइट थी और दई भी उसी फ्लाइट में ड्यूटी दे रही थी। जब लूजर जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और दूसरी तरफ दई सोचने लगती है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। कल ही तो इसकी मदर ने इसे कॉल की थी और ये बोला था कि ये मेरे आसपास भी ना घूमे, तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और ये फ्लावर्स जो कि ये मेरे लिए लेकर आया है, ये तो इसे बई मूवन के लिए लेकर जाने चाहिए थे। अब लूजर बार बार दई से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दई उसको न्यूज़पेपर पकड़ाते हुए कहती है कि ये देखिए अनाउंसमेंट हो चुकी है कि आपकी बई मूवन से एंगेजमेंट हो रही है। आप मेरी लाइफ में मेस क्रिएट करना बंद करें। लेकिन ये देखकर लूजर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और तभी उसे देखते हुए दई बोलती है, अगर आपको गुस्सा आया है तो मैं आपके लिए ग्रीन टी बना दूं। लेकिन लूजर उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोलता है कि ये अनाउंसमेंट मैंने नहीं करवाई, मैं इसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ। बई मूवन ऐसा कैसे कर सकती है। दई उसकी बात नहीं सुनती और चुपचाप वहाँ से जाने ही वाली थी जब ऊंची आवाज में उसे रोकते हुए लूजर बोलता है कि मैं जानता हूँ ये सॉन्ग कौन है। और फिर वो दई को हक करते हुए बोलता है कि मुझे पता है कोई ना कोई रीजन तो जरूर थी जिसकी वजह से तुम मुझे छोड़कर गई, लेकिन प्लीज एक बार मुझे उस रीजन के बारे में बता दो। आखिर क्या प्रॉब्लम है। तुम जैसा कहोगी बिल्कुल वैसा होगा, तुम जैसे चाहोगी बिल्कुल वैसे ही होगा। तुम जो करना चाहती हो बिल्कुल वही करो, लेकिन प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। दई वहाँ से चुपचाप अपने क्रू कैबिन में आ गई थी जब उसकी कोलीग उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशन है। मैंने अनाउंसमेंट सुनी है इसकी एंगेजमेंट तो मूवन से हो चुकी है, तो फिर ये तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। लेकिन ये बात सुनते हुए दई नाव में सर हिलाती है। फ्लाइट से उतरने के बाद दई अपने घर जाने के लिए निकलने ही वाली थी जब लूजर उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम्हें घर मैं छोड़ दूंगा। वो दई के साथ उसके घर आता है और आते ही वो श्याव के साथ बातें करने लगता है और उसके साथ खेलने लगता है। और जैसे ही दई वहाँ से उठकर जाती है तो वो चुपके से श्याव का एक बाल निकाल लेता है ताकि डीएनए टेस्ट करवा सके। और फिर बोलता है कि बहुत जल्द मैं पता लगा लूंगा कि क्या झूठ है और क्या सच। और फिर अपने एम्प्लॉय को वो पकड़ाते हुए कहता है कि जल्दी से जल्दी इसकी रिपोर्ट मुझे चाहिए और इसके बारे में किसी को भी पता ना चले। नेक्स्ट सीन में हम बई मूवन को देखते हैं जो कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स को चेंज करते हुए मिस लू को कॉल करते हुए कहती है कि आपको पता है दई ने क्या किया। उसकी बेटी की डीएनए रिपोर्ट लूजर से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। उसने लूजर को धोखा दिया। अगर ये बात मीडिया के सामने आ गई तो आपको पता है क्या हो जाएगा। और अब दई जानबूझकर वापस आई है ताकि लूजर से पैसे हथिया कर उसे बर्बाद कर सके। जिसके बाद वो मिस लू से मिलने के लिए भी चली गई थी और कुछ ही देर में वो रिपोर्ट भी मिस लू के पास ही आ गई थी जो कि बई मूवन ने चेंज की थी। और ये देखकर तो मिस लू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो गुस्से से पागल हो रही थी। और मूवन और ज्यादा तीली लगाती है कि इतने में हम लूजर को देखते हैं जो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मॉम क्या डीएनए रिपोर्ट आपके पास है। तभी मिस लू खड़ी होती है और गुस्से से वो लूजर को थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहाँ पर दोबारा से जाने की। मैंने कहा था ना कि दई से दूर रहो। वो लड़की तुम्हें चीट कर रही है लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ ही नहीं आती। अब उस लड़की के पास पैसा नहीं है तो फिर से वो तुम्हारी लाइफ में वापस आने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और लूजर कहता है कि आप ये क्या बातें किए जा रही हैं। इतने में मूवन जल्दी से वो रिपोर्ट उठाते हुए उसे पकड़ाती है और कहती है ये देखो श्याओ तुम्हारी बेटी नहीं है। और ये बात सुनते हुए लूजर कहता है क्या। लेकिन लूजर बोलता है मुझे इस सब पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं इसी बात पर यकीन करूंगा जो कि मुझे दई बोलेगी। मैं दई से बात करने के लिए जा रहा हूँ। वो रिपोर्ट्स को वहीं फेंकते हुए वहाँ से चला गया था। लेकिन हम मिस लू को देखते हैं जिनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और उनको इस हाल में देखकर तो मूवन भी परेशान हो चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम दई को देखते हैं जो कि मजे से अपने घर पर बैठी हुई थी कि इतने में दरवाजा जोर जोर से कोई पीटने लगता है। दई हैरान होकर जाकर दरवाजा खोलती है तो सामने ही लूजर खड़ा था और कहता है मुझे बताओ क्या तुमने मेरी मदर से 5 मिलियन लिए थे। दई सोचने लगती है तो ओ आंटी ने से ये सब कुछ बोला है तो फिर ठीक है मुझे भी वही बोलना होगा जो कि उन्होंने इससे बोला है। और फिर कहती है हाँ बिल्कुल तुम्हारी मदर ने तुम्हें जो कुछ बताया है वो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैंने पैसे के लिए ये सब कुछ किया। उन्होंने मुझे पैसे दिए तो मैं यहाँ से चली गई। और श्याओ भी तुम्हारी बेटी नहीं है। मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं। लूजर के वहाँ से गुस्से से जाने के बाद दई एक फैसला करती है और फिर वो श्याओ के पास आते हुए कहती है कि अपना सामान पैक कर लो। हम यहाँ से जा रहे हैं कहीं बहुत दूर किसी दूसरे शहर में और फिर हम कभी भी वापस नहीं आएंगे। रात में हम लूजर को देखते हैं जो कि बोलता है कि ठीक है अगर तुम्हें ब्रेकअप ही करना है तो अब ब्रेकअप होगा। इतने में उसकी मदर वहाँ पर आते हुए बोलती हैं कि तुमने कुछ भी नहीं खाया है थोड़ा सा खाना खा लो। लेकिन लूजर बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं खाना है और आपको मेरी क्या परवाह है। 5 साल पहले आपने मुझे मजबूर किया कि मैं दई को डाइवोर्स दे दूं और आप मुझे अब मजबूर कर रही हैं कि मैं बई मूवन से शादी करूं।
मैं आपका बेटा हूँ या फिर कोई पपेट? आप मुझे बस अपने इशारों पर ही नचाना चाहती है। तब ये बात सुनते हुए लूजर की मदर कहती है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रही हूँ, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आते हुए लूजर को मारने लगती हैं, लेकिन उनकी तबीयत फिर से खराब हो चुकी थी और वहीं पर वो बेहोश हो गई थी। लूजर उनको लेकर फौरन हॉस्पिटल चला जाता है और जाकर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाता है। जब डॉक्टर उसके टेस्ट करने के बाद आकर बताता है कि उनको कैंसर डायग्नोज हुआ है और तुम्हारी मदर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, और उसके बाद वो उसे और इन्फॉर्मेशन भी देने लगता है कि आखिर क्या क्या प्रॉब्लम थी। दूसरी तरफ हम दई को देखते हैं जो कि अपना सारा सामान पैक करके वहाँ से निकल रही थी, और तभी नुआन भी उसे मिलने के लिए आती है, बट वो बहुत ही ज्यादा रो रही थी। नुआन पूछती है कि आखिर तुम जा कहाँ रही हो, तो दई बताती है कि मैं हानचंग जा रही हूँ। इस पर नुआन कहती है कि इतना दूर जाने की क्या जरूरत है, तुम यहाँ पर रह तो सकती हो, क्या तुम मरने तक भी लूजर की शक्ल नहीं देखोगी? जिस पर दई कहती है कि मेरे लिए यही बेहतर है और उसके लिए भी। और नुआन से मिलते हुए वो श्याओ को लेकर एयरपोर्ट जाने के लिए निकल पड़ती है। अब हम फिर से लूजर को देखते हैं जो कि डॉक्टर से बात ही कर रहा था और कहता है कि आप हर तरह का ट्रीटमेंट करें, लेकिन मेरी मदर बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और डॉक्टर बोलता है कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, यहाँ पर बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, जैसे कि कुछ साल पहले दई हो गई थी। और दई का नाम सुनते हुए लूजर शॉक हो गया था और कहता है कि मुझे उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स चेक करनी है। डॉक्टर दई की मेडिकल रिपोर्ट्स उसको दिखाता है और दई की रिपोर्ट्स देखते ही वो शॉक रह गया था, जिस पर डॉक्टर बताता है कि उसको ब्लड कैंसर था, लेकिन वो पेन किलर्स इसीलिए नहीं खा सकती थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। उसने बहुत ज्यादा पेन बर्दाश्त की है, लेकिन ये उसकी विल पावर ही थी जिसकी वजह से वो बच गई, वरना हमें तो लगा था कि वो 1 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगी, लेकिन उसने हमें गलत साबित कर दिया। तभी लूजर पूछता है कि आखिर उस ट्रीटमेंट पर कितना खर्चा आया था, तो डॉक्टर बताने लगता है कि 5 मिलियन। और ये बात सुनते हुए लूजर और ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है मदर से पैसे उसने इसीलिए लिए थे। डॉक्टर अब दई के बारे में उसे सब कुछ बता चुका था, जबकि लूजर वो तो अभी तक सदमे में था। और फिर वो रोते हुए कहता है कि दई तुमने मुझे सब कुछ क्यों नहीं बताया, आखिर तुमने मुझे रीजन क्यों नहीं बताई? मेरे बार बार पूछने पर भी एक दफा बता देती, अकेले बर्दाश्त करने की क्या जरूरत थी। नेक्स्ट सीन में हम दई को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, और तभी शाओ बोलती है कि मम्मा हम क्यों जा रहे हैं? मैं नहीं जाना चाहती, और आंट नुआन भी तो मुझसे कितना ज्यादा लव करती हैं, देखे मैं उनको छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन दई बोलती है हमें यहाँ से जाना होगा, और फिर अपने मोबाइल से अपनी सिम निकालकर वो फेंक देती है। दूसरी तरफ लूजर हॉस्पिटल से निकलते हुए दई के घर पर आकर दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन घर पे कोई होता तो दरवाजा खोलता, इसीलिए वो जल्दी से नुआन को कॉल करते हुए कहता है मुझे बताओ कि आखिर दई कहाँ पर है, वो शाओ को लेकर कहाँ गई है। अभी नुआन कहती है कि आखिर तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो लूजर? तो लूजर बोलता है मुझे सब कुछ पता चल गया है, हर बात मैं जान चुका हूँ, मुझे उसे ढूंढना होगा, उसे वापस लाना होगा, वो शाओ को लेकर नहीं जा सकती। लेकिन नुआन सैड होते हुए कहती है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है लूजर, वो तो कब की जा चुकी है, 2 घंटे पहले उसकी फ्लाइट थी, अब तो वो हैचंग पहुंच भी चुकी होगी, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती और ना ही अब तुम कुछ कर सकते हो। लूजर कॉल बंद करते ही एयरपोर्ट पर जाने के लिए निकलता है, और रास्ते में ही असिस्टेंट उसे डीएनए रिपोर्ट पकड़ाते हुए कहता है कि रिपोर्ट्स आ चुकी है, शाओ आपकी ही बेटी है। जिस पर लूजर कहता है मैं पहले से ही जानता था कि वो मुझसे झूठ बोल रही है, लेकिन वो मेरी बेटी को लेकर कहीं भी नहीं जा सकती, मैं दई और शाओ दोनों को ढूंढ लूंगा। जिसके बाद वो डॉक्टर की बातों को याद करने लगता है जिसने बताया था कि उसने बहुत ज्यादा सफर किया है, दई पेन किलर्स नहीं खा सकती थी, इसीलिए उसने बहुत ज्यादा पेन बर्दाश्त किया है। अब लूजर असिस्टेंट को गाड़ी और तेज चलाने के लिए बोलता है, और दूसरी तरफ दई शाओ का हाथ पकड़कर उसे प्लेन की तरफ ले जाती है कि इतने में लूजर वहाँ पर पहुँचता है। वो एक लेडी को सोफे पर बैठे हुए देखता है और भागते हुए उसके पास जाता है, लेकिन वो तो दई बिल्कुल भी नहीं थी। अब शाओ फिर से कहती है कि मम्मा हम क्यों जा रहे हैं, हम रुक जाते हैं, लेकिन दई कहती है हमें जाना होगा। लेकिन हम लूजर को भी देखते हैं जिसे जैसे ही ये बात पता चलती है कि फ्लाइट टेक ऑफ करने ही वाली है, तो वो फ्लाइट की तरफ भागता है। एक क्रू मेंबर उसे जाने से रोकती है, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुनता है, और इससे पहले कि उस फ्लाइट के दरवाजे बंद होते वो वहाँ पर पहुँच गया था। अब दई जो कि बैठी ये सोच रही थी कि बस अब कुछ ही देर में यहाँ से मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी और ये किस्सा यहीं पर खत्म हो जाएगा, कि तभी वहाँ पर लूजर आ जाता है और आते हुए कहता है कि दई तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। और शाओ तो लूजर को देखते ही उसे हक करते हुए कहती है आप आ गए, आप क्या हमें गुड लक और गुड बाय बोलने के लिए आए हैं? लेकिन लूजर जल्दी से दई को हक करते हुए कहता है कि मैं सब कुछ जान गया हूँ कि 5 साल पहले तुम्हें कैंसर था, तुमने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया, मुझे सारा सच पता चल चुका है और शाओ को लेकर तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो।
उसकी बातें सुनते हुए दई भी रोने लगती है। वो मजीद झूठ तो नहीं बोल सकती थी, इसीलिए वो रोते हुए बोलती है कि इतने साल तुमने सफर किया है, इसीलिए मैं तुमसे सॉरी करती हूँ। लेकिन लूजे कहता है कि मुझसे ज्यादा सफर तुमने किया है, तुम्हारी हालत ज्यादा खराब थी लेकिन तुमने मुझे बताया ही नहीं। लेकिन मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूँ और मदर भी तुम दोनों को वापस लाना चाहती है। प्लीज मुझे सिर्फ एक चांस दे दो। और वो दई को मनाते हुए अपने साथ वापस ले जाता है और सबसे पहले वो दई और श्याव को लेकर अपनी मदर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी मदर भी बहुत ही ज्यादा खुश थी। कुछ टाइम बाद मिस लू भी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और तभी लू से कहता है कि आखिर आपकी तबीयत कैसी है, जिस पर वो कहती हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, श्याव के ब्लड ने मुझे बचा लिया। और तभी श्याव भी उनकी तरफ देखते हुए कहती है, ग्रैंडमा अब हमेशा मैं आपके साथ रहूंगी। और ये बात सुनते हुए मिस लू हंसने लगती हैं। जिसके बाद वो दई को अपने पास बुलाते हुए उससे अपोलोजाइज करते हुए कहती हैं कि मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो और मुझे माफ कर दोगी। जिस पर दई स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाती है। और तभी लूजे उसके करीब आते हुए उसे हक करते हुए बोलता है कि अब हम हमेशा साथ रहेंगे और सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये बात सुनते हुए वो सब हंसने लगते हैं। और इसके साथ ही हमारे इस ड्रामा की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।